What are allotropes? Allotropes क्या होते हैं? Allotropes are different structural modifications of an element in which atoms of the element are bound together in a different manner. तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उस एलिमेंट के एटम होंगे, उन एटम्स का डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है, डिफरेंट बॉन्डिंग है, उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, उसको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉपी क्या है और कैटिनेशन क्या है? तो एलोट्रॉपी तो वही है कि एलोट्रॉप्स होते हैं एलिमेंट्स के, उसी फिनोमिना को एलोट्रॉपी कहते हैं। तो एलोट्रॉपी रेफर्स टू फिनोमिना इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट मैनर। सेम एलिमेंट है, उस एलिमेंट के जो एटम है उनकी बॉन्डिंग आपस में डिफरेंट है, अरेंजमेंट डिफरेंट है उनका, तो इसलिए स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाती है ओवरऑल। तो उसको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। कैटिनेशन का मतलब होता है अपने साथ ही बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। तो कैटिनेशन कैन बी डिफाइंड एज सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। तो अपने साथ ही बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कैटिनेशन है। उससे क्या होती है, चेन्स बन जाती हैं और रिंग्स बन जाती हैं। जैसे कार्बन, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसलिए लंबी सारी चेन बन जाती है कार्बन की, ऐसे चेन, लंबी सारी चेन, रिंग भी बन सकती है, रिंग बन गई। तो कैटिनेशन से ये होता है कि लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स फॉर्म हो जाती हैं। कार्बन का एग्जांपल दिया तो जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये ये सारे नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। इसमें कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड, बहुत सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, कैटिनेशन के कारण होता है। फिर डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन और कोल, ये सारे कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म जो होती है वो ग्रेफाइट होती है, याद करना है ये। सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब उसकी एनर्जी सबसे कम है, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। सो ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। फिर कार्बोनेट, डायमंड और ग्रेफाइट में कार्ब हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कार्बन की। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलती है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। स्टेरिक नंबर से निकलती है हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर किसी भी एटम के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उसने जितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और उसके पास जितने लोन पेयर हैं, उसका सम जो है, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर। तो अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है कार्बन के केस में। और अगर स्टेरिक नंबर 3 है, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 3 है, तो हाइब्रिडेशन sp2 होती है। और अगर ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 2 है तो हाइब्रिडेशन sp होती है। ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब कार्बोनेट में क्या होता है, कार्बोनेट की ये स्ट्रक्चर होती है, C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन ने, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है वो नहीं देखना, कार्बन के पास देखने हैं। तो कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो काउंट ही नहीं करना हाइब्रिडेशन में, लोन पेयर है ही नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर होगा 3 प्लस 0 3, तो हाइब्रिडेशन होगी sp2। तो कार्बोनेट में कार्बन sp2 है। ये है sp2 है ये। और डायमंड में, ये डायमंड की स्ट्रक्चर है, ये उसका छोटा सा पोर्शन दिखाया हुआ है डायमंड की स्ट्रक्चर का, ये एक्सटेंड करता है। एवरी कार्बन फॉर्म्स 4 सिंगल बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, और ये एक्सटेंड करता रहेगा पूरा, ये बहुत सारा एक्सटेंड करेगा ऐसे। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा आगे, तो ह्यूज नेटवर्क बन जाएगा 3 डायमेंशनल। तो क्योंकि कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0, तो 4 हो गया, स्टेरिक नंबर 4 हो गया, तो डायमंड में कार्बन sp3 होगा। ग्रेफाइट में जो होता है यहाँ पे ना, एक कार्बन जो होता है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं दिखाया हुआ यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड होता है। ये ग्रेफाइट की लेयर स्ट्रक्चर होती है। सो अगर किसी एक कार्बन पे फोकस करेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं,
एक पाई बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है तो वो तो काउंट करना नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। लोन पेयर 0 है तो स्टेरिक नंबर 3 sp2 हो गया ग्रेफाइट में। ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, लेयर्स होती हैं इसमें, लेयर्स हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट में। चलो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड ग्रेफाइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो इनकी पहले तो स्ट्रक्चर बतानी है, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आएगा डायमंड और ग्रेफाइट में ये बताना है। तो पहले तो डायमंड की स्ट्रक्चर। इन डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स रिजल्टिंग इन 3 डायमेंशनल जायंट नेटवर्क। तो कार्बन में डायमंड में हर कार्बन आगे 4 एटम से जुड़ा होता है, 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है और ये एक ह्यूज 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है। इसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। ये डायमंड की स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट, in graphite each carbon forms 3 sigma bonds with 3 other carbon atoms and fourth electron forms a pi bond। तो एक कार्बन यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है, एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है। तो अगर तो sp2 हो जाएगा ना, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो sp2 हो गया। और sp2 की जो शेप होती है वो प्लेनर होती है। सो ये प्लेनर हेक्सागोनल लेयर्स बन जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन लेयर स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स बन जाएंगे, लेयर स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो जो 2 लेयर हैं उनके बीच में वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, लेयर 1 लेयर 2। दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें बॉन्ड लेंथ 141 पिकोमीटर है, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ, और लेयर्स के बीच का डिस्टेंस 340 पिकोमीटर है। सो ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट की। अब इनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। डायमंड जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट है ब्रेक करना, क्योंकि कार्बन ने बहुत कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इन कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे। ग्रेफाइट क्या है कि 2 लेयर्स के बीच में तो वीक फोर्स है, ये जो फोर्स है ये वाली फोर्स वीक है। लेयर 1 और लेयर 2 के को होल्ड करके रखने वाली ये वॉन्डरवॉल फोर्स तो वीक होती है, इसलिए लेयर्स स्लिपरी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, इसलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी, क्योंकि ग्रेफाइट क्लीव्स इजिली बिटवीन द लेयर्स, लेयर्स के बीच में टूट जाएगा वो। फिर क्योंकि डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे, इसलिए अब्रेसिव टूल्स को शार्प करने के लिए वो फ्रिक्शन, किसी भी टूल को शार्प करना हो तो डायमंड की हेल्प लेते हैं हम लोग, क्योंकि डायमंड इज अ गुड एब्रेसिव। अब्रेसिव जैसे आप समझो, जैसे पेंटर नहीं होते, पेंटर अगर नई दीवार पेंट करनी हो तो उसके पहले एक क्या सैंड पेपर लेते हैं, रेगमार बोलते हैं, सैंड पेपर, सैंड पेपर से पूरी दीवार को रब करते हैं, तो एब्रेसिव होता है वो। तो ऐसे डायमंड को अब्रेसिव के रूप में यूज किया जाता है। फिर क्या, इन मेकिंग डाइज एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिकल बल्ब्स। देखो जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होती है टंगस्टन की, मेटल की। तो ये फिलामेंट बनती कैसे है, मेटल तो मोल्टन होता है, तो मोल्टन मेटल को एक सांचे में रखा जाता है, डाई में, तो उस सांचे में रख के वो मेटल को सॉलिडिफाई किया जाता है, तो उस शेप में आ जाता है जिस शेप में वो डाई होती है, सांचा होता है। तो वो सांचा जो होता है वो इलेक्ट्रिक, वो डायमंड का होता है। फिर क्या है, ग्रेफाइट जो है इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। तो ग्रेफाइट क्योंकि स्लिपरी है, सॉफ्ट है, इसलिए उसको लुब्रिकेंट के तौर पे यूज कर लेते हैं। कहाँ पे, उन मशीन्स में जो हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करती हैं, जहाँ पे ऑयल को आप लुब्रिकेंट के तौर पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयल वेपराइज कर जाएगा हाई टेम्परेचर पे, तो वहां ग्रेफाइट को यूज करते हैं। फिर क्या, डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, चारों के चारों बॉन्ड बन गए सिग्मा बॉन्ड कार्बन के, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। ग्रेफाइट के पास पाई पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं,
ग्रेफाइट में क्या है, कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, एक पाई बॉन्ड बनाया है, सो दैट पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, अलोंग द लेयर कंडक्ट करता है, यहाँ पे ऐसे पी ऑर्बिटल है ना, ऐसे दिस इज पी ऑर्बिटल, सो ऐसे होगा। सो यहाँ ये दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी अलोंग द लेयर, अक्रॉस द लेयर नहीं होती कंडक्ट, अलोंग द लेयर। फिर क्या है, हीट कंडक्शन, डायमंड कंडक्ट्स हीट बेटर देन एनी अदर मटेरियल, डायमंड बहुत अच्छा हीट का कंडक्टर है। तो डायमंड में हीट का कंडक्शन का कारण क्या है, थर्मल कंडक्शन इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ थर्मल वाइब्रेशन एनर्जी फ्रॉम वन एटम टू अनदर, क्योंकि डायमंड का जो लैटिस है वो बहुत कॉम्पैक्ट है और प्रिसाइज है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो डायमंड का वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, प्रिसाइज है, इसलिए एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो वो वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह बहुत अच्छे से ट्रांसफर हो जाती है। तो हीट इज नथिंग बट एनर्जी ही है ना, तो वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है डायमंड में। तो ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी डायमंड से कम होती है हीट के मामले में, हीट कंडक्टिविटी ग्रेफाइट की कम है डायमंड से, तो ये डिफरेंस है। सिक्स्थ क्वेश्चन, गिव रीजंस ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, डायमंड इज यूज्ड एज एब्रेसिव। ये ऊपर आ ही चुका है, ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के तौर पे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसकी जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है उस दैट मेक्स इट वेरी स्लिपरी एंड सॉफ्ट, तो ग्रेफाइट ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे यूज किया जाता है इन मशीन्स दैट ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर, जहाँ पे ऑयल यूज नहीं कर सकते। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है इसलिए उसको अब्रेसिव के तौर पे यूज किया जाता है। डायमंड कोवलेंट है येट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाई, तो डायमंड ना नेटवर्क सॉलिड होता है, कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन इन दो सॉलिड्स के बीच में होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड नेटवर्क सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर मॉलिक्यूल्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर मॉलिक्यूल्स। नेटवर्क सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल एटम होते हैं, और वो एटम आपस में लिंक कर करके ह्यूज नेटवर्क बना लेते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का होता है, देखो कोवलेंट बॉन्ड दोनों में ही होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये नेटवर्क सॉलिड्स में भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस है, देखो क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई टू एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो आई टू का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है दैट इज आई टू, so this is one I2 particle, this is another I2 particle, this is third I2 particle, fourth I2 particle। अब I2 के अंदर है वो है कोवलेंट बॉन्ड, आयोडीन एटम इज लिंक्ड टू अनदर आयोडीन एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड, बट देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये तो वीक लंडन फोर्सेस होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल है मॉलिक्यूल्स हैं, एंड देयर इज नो स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू कांस्टेंट पार्टिकल्स, इसलिए इनको सेपरेट करना बहुत इजी होता है, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इनका। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, बट डायमंड तो नेटवर्क सॉलिड है ना, उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल है एटम है, और ये देखो ये है डायमंड की स्ट्रक्चर, तो डायमंड में तो ह्यूज नेटवर्क है इसका, तो कार्बन कार्बन का, जब आप इसको मेल्ट करोगे आपको ये कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट, दैट इज वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो यही लिखा है, व्हेन सॉलिड्स आर मेल्टेड एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड जो मेल्ट करते हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दूर करना है तो उसकी बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो
इन कोवलेंट कंपाउंड्स, देखो यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड्स लिखा है, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स नहीं लिखा। सो कोवलेंट कंपाउंड क्यों है ये, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल है उसके अंदर है कोवलेंट बॉन्ड। तो इन कोवलेंट कंपाउंड सच एज आयोडीन, वाटर एक्सेट्रा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं, लंडन फोर्सेस हैं, या फिर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वीक होती हैं। इट इज इजी टू ओवरकम दीज वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। इसलिए इन जो कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है, इन टाइप के सॉलिड को these type of solid where intermolecular attractive forces are London force और dipole dipole attractive forces are called molecular solids। इनको molecular solids कहते हैं, इनका melting point लो होता है। डायमंड में जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है कार्बन होता है, और ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड से लिंक होते हैं, जायंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है। तो जब डायमंड को मेल्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स आर ब्रोकन, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। आयनिक सॉलिड से भी ज़्यादा होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, कोवलेंट सॉलिड्स का, नेटवर्क सॉलिड्स बोलते हैं इनको।